हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। सो जल्दी से फटाफट सेशन को ज्वाइन करें। मुझे बताएं एक बार, इज़ द ऑडियो वीडियोज़ क्लियर और नॉट, क्या आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है। इज़ द ऑडियो वीडियोज़ क्लियर और नॉट। पेपर आपका बेटा जुलाई अगस्त स्टार्टिंग में होगा। आप लोगों का पेपर जो है अगस्त स्टार्टिंग में होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अगस्त स्टार्टिंग, राइट। आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ज़रा बताएं। पेपर आपका अगस्त स्टार्टिंग साइड होगा, अगस्त स्टार्टिंग मान के चलिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए भाई, शुरू किया जाए अपनी इसी बात पर। और पहला सवाल आपके सामने आता है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हो जाएंगे। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन यहाँ पर क्या होंगे, बेसिक सा सवाल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए, कानून, राज्य, कारावास या उपयुक्त सभी। देखो, दो तरीके के सामाजिक नियंत्रण साधन होते हैं, दो तरीके के, ध्यान दीजिएगा। लिख क्यों नहीं रहा भाई ये। चलो, पहले का डी। ओके, एक मिनट रुकेंगे, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। भाई रुक जाओ भैया, दूसरी का बताने लगे तुम लोग। अरे सब्र करो एक मिनट का। चलो भाई, तो यहाँ पर जाएगा पहले में। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक दो होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक में आ जाएगा जैसे कि जो भी कानून द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, कानून में है या फिर जिसका संविधान में जिक्र किया गया है। तो कानून या जो संविधान में जिक्र किया गया है वो आपकी कैसी हो जाएंगी, औपचारिक हो जाएंगी। और अनौपचारिक यानी कि जो समाज के द्वारा हो जाएंगी, जो सोसाइटी ने बनाई हुई हैं, जिनका कोई भी कानून नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनौपचारिक। तो राइट आंसर आप हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, राज्य भी होगा यहाँ पर, ये भी औपचारिक है, कारावास भी है और कानून भी है, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला, कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है, बताएं। समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। जैविक घटक, ऐतिहासिक घटक, तकनीकी घटक या फिर आपका भौगोलिक घटक, इनमें से समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं होगा। तो समाज में देखो यार, कैसे आपका परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। तो यहाँ पर समाज में परिवर्तन आता है, बताओ। ऐतिहासिक घटक से इतिहास बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है समाज के ऊपर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तकनीक जो होती है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है, ये भी आपका समाज में परिवर्तन लेके आती है, राइट। फिर आपका आता है भौगोलिक घटक या फिर हो जाएगा जैविक घटक। तो जैविक घटक भी यहाँ पे क्या लेके आएंगे, समाज में वहाँ पे परिवर्तन लाने में काम कारगर होंगे, और भौगोलिक घटक होंगे। तो अब आंसर बनता कौन सा नहीं होगा। तो कमलेश जी ने आंसर दिया है बी, पल्लवी ने आंसर दिया है बी। तो दो लोगों का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, ऐतिहासिक घटक। ऐतिहासिक घटक कैसे होगा जरा बताइए। समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। देखो, जैविक घटक क्या है कि जैविक घटक भी जिम्मेदार होगा, कोई भौगोलिक घटक भी जिम्मेदार होगा, घटना कोई होगी समाज परिवर्तन आ जाएगा। इतिहास में तो चीज़ें हो चुकी हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, हो चुका है। तो इतिहास में चीज़ें हो चुकी हैं, तो हो चुकी हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इनसे कम पड़ेगा, राइट। कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। समाज के परिवर्तनों में मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। कोई खोज हो गई, उससे समाज में परिवर्तन हो जाएगा। कोई आविष्कार हो गया, ऐसे भी आपका हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो संकुचन यानी कॉन्ट्रेक्शन, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो सी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका डी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। तो घरेलू हिंसा यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके बारे में पूछ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। पहला, घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या विवाह जैसी प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित है। घरेलू हिंसा तलाक के बाद भी जारी नहीं रह सकती है। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी घरेलू हिंसा हो जाएगी। यहाँ पे देखो, जो सी वाला है, सी जब तलाक दे दिया है और कोई पत्नी जब नहीं रही है, कोई घर का हिस्सा आपका नहीं है, वो घर का मेंबर नहीं होगी, तलाक अगर दे दिया किसी को तो वो फैमिली थोड़ी में रहेगी, फैमिली से अलग हो गई।
तो वहाँ पे उसको घरेलू हिंसा नहीं बोलेंगे, फिर वो आ जाएगा आपका हिंसा में आ जाएगा, या सामाजिक हिंसा में आ जाएगा, या फिर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो हाँ, उसके बाद जारी नहीं रह सकती। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। संजना और कमलेश यहाँ पे डी लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष ना होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। और ऐसा किसने बोला है? आपका अंतरपीढ़ी संघर्ष की जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? बेसिक सा सवाल है। अंतरपीढ़ी का संघर्ष पूर्णतः संघर्ष ना होकर तनाव की दिशा से संबंधित होता है। जीएस धुर्य, डॉक्टर श्रीनिवास, टीके अमन, या फिर जेपी सिंह? जेपी सिंह बताएं किसने यहाँ पर अंतरपीढ़ी संघर्ष की परिभाषा यहाँ पर दी है? बताएं बेटा जल्दी से फटाक से। तो नेहा ने आंसर दिया है डी, बाकी लोग निर्मला, सिद्धार्थ एंड शिवानी वर्मा जो लगा रहे हैं वो सी लगा रहे हैं। नेहा ने आंसर सिर्फ डी दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टीके अमन। टीके अमन, वेरी गुड। लगातार जो आंसर फटाक से क्या कर रहे हो आप लोग, इतना स्लो क्यों हो? बाकी जितने बच्चे क्लास चिल्लाते रहते हैं सारे गायब हैं। ये जितने भी क्लास चिल्लाते हैं ग्रुप में इनसे मस्ती करवा लो, यहाँ सारे गायब हैं। महिमा गायब है, विनीता गायब है, अर्श मलिक गायब है, और कौन गायब है? और एक एक करके कोई है वो भी गायब है, कंचन भी गायब है, ये सारे बच्चे गायब हैं। फिर बोलते सर क्लास नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पांचवें का हो जाएगा ए, जीएस धुर्य। चौथे का सी होगा। पांचवें का बताइए आंसर, पांचवें क्या हो जाएगा? फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाले का आंसर यहाँ पे क्या होगा? नंबर डाल के आंसर दिया करो आप लोग, जितने लोग भी हो। और ये सवाल पहले कराया हुआ है, उसके बावजूद भी आप लोग गलत कर रहे हो उसको। घुरिया का 5 का आंसर है, धुरिया हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो सवाल अगला आता है कि सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो जो सापेक्ष गरीबी होती है वो सापेक्ष गरीबी का मापन कैसे करोगे? लॉरेंज कर्व से करोगे, लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज कर्व से होगा, या फिर आपका गिनी गुणांक से होगा? किससे करोगे, या फिर दोनों से करोगे? चलिए ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर लॉरेंज कर्व, गिनी गुणांक, ए और बी, और यहाँ हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आप लोग आंसर लगाएंगे उसके बाद में आगे बढ़ूंगा यहाँ पर, राइट। तो जो होगा दोनों हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? कि कौन सी ईयर तक ये क्या कर लेंगे? अपनी जनसंख्या का स्थिरीकरण कर लेंगे, मतलब जो पॉपुलेशन में जो स्टेबिलिटी है वो लेके आ जाएंगे 2045 तक, 50 तक, 70 तक, या फिर 47 तक। डोमेस्टिक वायलेंस तलाक के बाद भी जारी रहता है? तलाक के बाद कैसे जारी रहेगा? नेहा, तलाक के बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी ना हो जाएगा। तलाक के बाद तलाक किसी को दे दिया उसके बाद तो फिर वो डायरेक्टली डोमेस्टिक, मतलब जो घर में हो रहा हो, किसी आप संबंधी के साथ कर रहे हो, उस वो आपका हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस। किसी दूसरे घर में जाके किसी को मार आ रहे हैं तो वो एक तरीके से मेरे ख्याल से डोमेस्टिक कैसे हो गया? राइट, 2070 यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी मैं एक बार देख लूंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे वाले का। किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था? तो होता क्या है कि जब हम लोग इसमें जो आपका सेंसस जो होता है वो सेंसस आपको पता है 10 साल के बाद होता है। तो 10 साल के बाद सेंसस होता है, आपको पता होना चाहिए। 10 साल के बाद जो सेंसस आपका हो रहा है, यहाँ पर हर 10 साल के बाद डिकेडल एक रेट देखी जाती है कि डिकेडल यानी कि जो दशकीय वृद्धि देखी जाती है कि किस परसेंट से दशकीय वृद्धि हो रही है। उसी में कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। आपको बताना है यहाँ पर नेगेटिव बताना है कि नेगेटिव आप हमको वृद्धि कब देखने को मिली है। 1951 से, अच्छा 4 का डी दिया है तो डी होगा, ठीक है देख लेंगे उसको बाद में। 1951 से 61, 1961 से 71, 1911 से 21, 1971 से 1981। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है, वो हो जाएगी आपकी 1911 से 1921। ठीक है, 1911 से 1921। आगे बढ़ेंगे। लिंग अनुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो होता क्या है कि जो सेक्स को वरीयता दी जाती है, लिंग वरीयता दी जाती है और विषमता होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे कई बार क्या होता है कुछ भूमिका निर्धारित कर दी जाती है कि भाई ये काम महिलाओं का है, ये किसका पुरुषों का है। इनमें से किसका संबंध जो है लिंग अनुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से नहीं है? सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना एवं परोसना, घर की साफ सफाई, अध्ययन अध्यापन।
लोग बोलते हैं सिलाई बुनाई करना है महिलाओं का काम है, क्या औरतों वाले काम कर रहे हो, ऐसी कहावतें भी हैं। कोई अगर पुरुष खाना बनाने लगे तो बोले क्या तुमको घर में चौका बासन करना है क्या। मेरी मम्मी ने एक बार मुझसे बोल दिया कि तुम ऐसे खाना बनाते हो जैसे लगता है तुमको ही खाना बनाना है। तो मैंने क्यों नहीं बनाना है, मैं तो बनाऊंगा। तो बोलती क्यों बनाओगे, बहू क्या करेगी। मैंने बहू भी बनाएगी, मैं भी बनाऊंगा, साथ में बनाएंगे। तो इसको लोग बुरा मानते हैं समाज में, क्यों, क्योंकि उन्होंने लिंग अनुपात विषमता जो है कर रखी है। घर की साफ सफाई काम वो भी महिलाओं पर डाल रखा है। अध्ययन अध्यापन का संबंध यहाँ पर, ये यहाँ पर लिंग पे नहीं आएगा, ये इसके लिए नहीं बोलते। महिलाएं पढ़ सकती हो, पुरुष भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंचन यादव जी आ गई हैं, महिमा जी भी आ गई हैं, वेरी गुड। और अर्श मलिक नहीं आई हैं, जो इतनी चिल्ला रही थी क्लास क्लास के लिए, खुद ही गायब है मैडम। और विनीता जी गायब हैं, गोलगप्पे खा रही हैं। और कौन गायब है यहाँ पर, बेटा सारी खबर रहती है मुझे, जितने नाम मुझे दिखते हैं। चिल्लाते सब रहते क्लास के लिए, आता कोई नहीं टाइम पे है। चलो आगे, शैशवावस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो शैशवावस्था होती है वो जीवन का कौन सा काल होती है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होती है, नाजुक अवस्था होती है, या भावी जीवन का आदर्श काल होती है, या फिर ये सभी। शैशवावस्था, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शैशवावस्था किस ईयर के बच्चों को बोलते हैं, या कौन सा आपका एज गैप है जिसको शैशवावस्था कहा जाता है। कौन सा आपका एज गैप है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। चलिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, नाजुक अवस्था, भावी जीवन का आदर्श काल, या फिर ये सभी। तो सारे हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे। और ईयर बता दीजिए, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर के बच्चों को बोलते हैं। 0 से 2, वेरी गुड शिवानी। चलिए 0 से 2, जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा बेटा कमलेश, जो नहीं आते उनकी बात कर रहा हूं मैं। राइट, चलो। विकास की दृष्टि से असत्य कथन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे बोला गया कि फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा जो विकास के बारे में पूछा गया है। विकास की दिशा निश्चित नहीं होती है, विकास आपका आजीवन चलता है, विकास आपका बहुपक्षीय होता है, विकास का बाह्य व आंतरिक स्वरूप दोनों हो सकता है। इनमें से क्या हो जाएगा आपका, विकास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। विकास, तो विकास की दशा निश्चित नहीं होती है। 51 का बी होगा। 51 का बी कैसे हो जाएगा, नहीं, जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है, भावी जीवन का आदर्श काल भी होता है, का बच्चा काफी कुछ सीखता है इसमें, कमलेश कुमारी जी। 52 का सी, विकास बहुपक्षीय होता है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, कुछ लोग बोलते हैं विकास की दिशा निश्चित नहीं होती, यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। तो विकास की दिशा निश्चित नहीं है, बताइए। 52 का सी होगा, ये विकास बहुपक्षीय होता है। ठीक है, विकास की दिशा निश्चित नहीं होती है, एग्जैक्टली निश्चित नहीं होती है, तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो तो करेक्ट हो जाएगा। विकास आजीवन चलता है, चलते रहेगा विकास। ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। राइट है, आगे बढ़ते हैं। रॉस के अनुसार प्रारंभिक बचपन को क्या माना जाता है, कौन सी ईयर से या किस एज ग्रुप के बच्चों को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। जन्म से 2 साल तक, 3 से 6 साल तक, 7 से 12 साल तक, या 13 से 18 साल तक। कब इसको हम लोग मानते हैं क्या, प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन यहाँ पे किसको मानेंगे, जन्म से 2 साल, 3 से 6 साल, 7 से 12 साल, या 13 से 18 साल। प्रारंभिक बचपन, सिद्धार्थ सिंह, कंचन यादव, शिवानी, मानसी, महिमा, महाकाल राज भी हैं। तो 3 से 6 साल बताया यहाँ पर रॉस के अनुसार प्रारंभिक बचपन जो होता है। तो 0 से 2 क्या हो जाएगी, शैशवावस्था हो जाएगी। तो ये तो आपकी शैशवावस्था है, शैशवावस्था। और ये 3 से 6 जो आपका क्या माना जाता है, प्रारंभिक बचपन माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पितृच्छा कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी, ये सवाल कई बार कंफ्यूज करता है आप लोगों को, कई जगह पर 2 दे रखा है, कई जगह पर 3 दे रखा है। तो इम्यूनिटी यानी कि जो प्रतिरक्षा होती है वो कितने तरीके की होती है। अलग अलग जवाब है यहाँ पे हर जगह पे। कहीं पे 3 से 6 दिया है, कहीं पर आप लोगों को 2 दिया है, कहीं पे 3 दिया है। चलिए, बताएं जल्दी से फटाक से, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है।
बी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कितने तरीके की, दो तरीके की। बेसिकली जो इसके टाइप होते हैं वो दो तरीके की होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या विशेषता है, व्हाट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी एक्वायर की गई हो, क्या की गई हो, जो इम्यूनिटी एक्वायर की गई हो, तो एक्वायर की गई इम्यूनिटी की बात करेंगे। जो इम्यूनिटी एक्वायर की गई हो, उस एक्वायर की गई इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। विशेषता, मेमोरी, स्वयं और गैर स्वयं के बीच अंतर, या ये सभी। तो इसका हो जाएगा बेटा आपका, हाँ जी, एक अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है, एक आपकी अनुवांशिक होती है जो जेनेटिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या विशेषता होगी। अब देखिए अलग अलग आंसर आ रहा है। निर्मला जी यहाँ पे सी बता रही हैं, शिवानी वर्मा यहाँ पे बी बता रही हैं, संजना जी यहाँ पर ऑल बता रही हैं, और पल्लवी जी यहाँ पे आंसर दे रही है बी, मेमोरी। एक्वायर्ड, जो एक्वायर की हुआ, आपने एक्वायर की गई हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं इधर। एक गर्भवती महिला कुछ बीमारियों से बचाने के लिए अपने अजन्मे बच्चे को प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडी देती है। तो माँ से क्या होती है, बच्चे को एंटीबॉडी मिलती है। जन्म के बाद यह प्राकृतिक प्रतीक्षा कितने समय तक चलती है। तो ये प्राकृतिक प्रतीक्षा होती है जो माँ से बच्चे को आती है, जिसमें एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर आ जाती हैं, जो बच्चे की सुरक्षा यहाँ पर करता है। तो इनमें से जो प्रतीक्षा होती है वो कितने समय तक चलती है, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का क्या फायदा जब क्लास का लिंक सेंड नहीं किया जाता है। इतने लोग क्लास कर रहे हैं, क्लास का लिंक सेंड करो भाई। सब लोग क्या करते रहते हो तुम लोग। कल ही मैंने क्लास का लिंक सेंड कर दिया था बेटा, अर्श मलिक। मलिक साहब को बहुत शिकायतें हैं। अर्श मलिक जी, आप कल देखा होगा आपने, मैंने कल ही लिंक सेंड कर दिया था और बता भी दिया था क्लास 2 बजे होगी। क्लास शुरू होने से पहले मैंने एक मैसेज भी कर दिया था कि 2:10 से क्लास स्टार्ट लेने करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए कुछ काम के मैसेज भी ग्रुप में होते हैं। ठीक है, आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर बेटा 1 साल तक होता है ये, मतलब इनमें से 1 साल तक होगा, ये ज़्यादातर होगा आपका 1 साल तक। बहुत मैक्सिमम चलेगा तो 1 साल तक चलेगा। तो बहुत मैक्सिमम तो जो जो चलता है वो 1 साल तक चलता है। सारी 3 महीने में खत्म नहीं हो जाती है, तो 1 साल तक चलेगा मैक्सिमम। राइट। प्रतिरक्षण और टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या है। जो प्रतिरक्षण होता है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, और जो टीकाकरण होता है, इसका मूल सिद्धांत क्या होगा। बी और टी लिम्फोसाइटों की संख्या पर आधारित है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी के गुण पर आधारित होता है। यह एंटीजन, एंटीबॉडी और इंट्रैक्शन पर आधारित होगा। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या पर आधारित होगा। इनमें से क्या हो जाएगा। नंबर ले लीजिए सब लोग और उसमें ऐड कर लीजिए अपने आप को, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। प्रतिरक्षण और टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा। यह बी और टी लिम्फोसाइटों की संख्या पर आधारित है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी के गुण पर आधारित होता है। यह एंटीजन, एंटीबॉडी, इंट्रैक्शन पर आधारित है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या पर आधारित है। चलो बेटा, 1 साल तक मानते हैं, 1 साल तक इम्यूनिटी चलती है, ऐसा मानते हैं। 3-4 महीने तक खत्म हो जाती है, माना मैंने, लेकिन 1 साल तक चलती है। ठीक है, प्रतिरक्षण और टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा। बी और टी लिम्फोसाइटों की संख्या पर आधारित है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी के गुण पर आधारित होता है। कौन सा ए हो जाएगा। यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। मैंने इसको डिटेल में पढ़ा था कल परसों में, तो यहाँ पे कई सारे आर्टिकल ये बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर 3 महीने तक अगर आप लगा रहे हो, किताबों में 3 महीना दिया, वो लगा लीजिए आप 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात से आपका वो नहीं कर रहा हूँ कि 3 महीने तक नहीं चलती है, 3 मंथ तक तो होती है। लेकिन बहुत सारे टीके ऐसे होते हैं कि जो 3 महीने से पहले नहीं लगते हैं। बहुत सारे टीके ऐसे होते हैं जो 3 महीने से 1 साल के बीच में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे उसमें आर्टिकल होते हैं। उस आर्टिकल में दिया गया है कि जो इम्यूनिटी माँ से मिलती है वो कहीं ना कहीं बच्चे को 1 साल तक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ऐसा कई जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको 3 महीने बुक के आधार पर चलना है तो आप डी लगा लीजिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन वैसे जो है 1 साल तक इम्यूनिटी इसकी रहती है। ठीक, इसमें कोई नहीं होगा जो प्राकृतिक होता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षण और टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो किस पर आधारित होगा ये। चलो, प्रतिरक्षण और टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा। बी और टी लिम्फोसाइटों की संख्या पर आधारित होगा।
यह प्रतिरक्षण प्रणाली की मेमोरी के गुण पर आधारित होता है। एंटीजन एंटीबॉडी या फिर इंट्रैक्शन पर आधारित होता है। स्वायत्त रक्त कोशिकाओं की संख्या पर आधारित होता है। क्या हो जाएगा जरा बताए। तो डी लगा लो, इतना इतना लोड क्यों लेना भाई। सारे टीके बेटा अर्स मलिक जन्म के समय नहीं दिए जाते हैं, कुछ टीके 1 साल तक की वैलिडिटी पे भी लगते हैं, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर प्रतिरक्षण टीकाकरण का एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पर आधारित होता है, स्वायत्त रक्त कोशिकाओं की संख्या पर आधारित होता है, या फिर बी और टी लिम्फोसाइट की संख्या पर आधारित होता है, या प्रतिरक्षण प्रणाली की मेमोरी के गुण पर आधारित होता है। क्या इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर दिया है इन्होंने, साधना ने सी दिया है, बाकी सब लोग यहाँ पे बी लगा रहे हैं। बाकी सब लोग और लोग आंसर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। चलिए 57 में ए भी बताए हैं, बी भी बताया है। अब 57 का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी के गुण पर आधारित होता है टीकाकरण का जो मूल सिद्धांत हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो बी आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए राइट हो जाएगा। सी लगा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, एंटीजन एंटीबॉडी। साधना और निर्मला का सी है। कुछ क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजिंग है, इसमें मैं बताऊँ आपको सच्चाई तो। सिद्धार्थ यहाँ पर ए लगा रहे हैं, आप लोग आंसर अभी भी अलग अलग आ रहे हैं। देखो होता क्या है कि प्रतिरक्षण क्या होता है, इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कुछ एंटीजन होते हैं, जो एंटीजन क्या करते हैं, बीमारियों को बढ़ावा देते हैं, बीमारी को फैलाते हैं। ये एंटीजन जब हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो बॉडी में जब एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और एंटीबॉडी जो है वो जनरेट कराई जाती हैं, वो बनवाई जाती हैं कहाँ से, किसके थ्रू, या तो आपके अंदर इम्यूनिटी होनी चाहिए उसके लिए, इम्यूनिटी मतलब आपके अंदर एंटीबॉडी होनी चाहिए, या फिर टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण में क्या किया जाता है कि कमज़ोर तरीके की या कमज़ोर आपके जो वीक जो रोगाणु या जो एंटीजन होते हैं वो डाले जाते हैं, जैसे एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर कि शरीर को पता लग गया, अब शरीर को पता है कि भाई, इनको पता है कि भाई ये एंटीबॉडी इसमें बन गई है, तो जैसे ही पर्टिकुलर एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग कोई भी एंटीजन शरीर में आ जाएगा, इसको पता है, इसको याद है कि यार जब पहली बार अटैक हुआ था तो हमने इन एंटीबॉडी से लड़ाई करी थी, तो शरीर क्या करेगा, उनसे क्या करेगा, लड़ाई करेगा, उनसे उनसे लड़ाई करेगा, लड़ाई करने के बाद क्या करेगा, उनको खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर सोचो कि अगर प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपका, इसकी अगर मेमोरी ना रही हो और उसको पता ही ना हो कि किस तरीके के एंटीजन बॉडी पर अटैक करे, जैसे कोई नया अगर वायरस है, कोविड आया, तो कोविड आने पर बी और टी लिम्फोसाइट तो हमारे शरीर में थे, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन भी हो रहा था, लेकिन हमारी जो एंटीबॉडीज थी उन्हें पता ही नहीं था ये किस तरीके का एंटीजन है, ये कहाँ से आ गया, तो नया आ गया, ये फॉरेन बॉडी है, तो उनसे लड़ ही नहीं पा रहा था, वो लड़ ही नहीं पा रहा था। और लड़ने के लिए बाद में फिर आपका जो वैक्सीन बनी है, तब शरीर को पता लगा कि हाँ अब कोविड जैसा कुछ वायरस है, तो हमारे शरीर को आइडिया लग गया कि अब जो भी वायरस आएगा इस तरीके का उससे हम लड़ेंगे, इस तरीके की एंटीबॉडी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी के गुण पर आधारित ये होगा, तो बी आंसर क्या होगा इसमें, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज, हाँ है ना, बताओ भाई, क्लियर है नहीं है। अब पूरा फंक्शन बता दिया मैंने कैसे काम करता है ये, आई थिंक समझ गए होंगे आप। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा एग्जांपल दें आप लोग, जैसे आप मान लीजिए आप, जैसे आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद मेरी शादी हो गई मान लो, और मेरी शादी होने के बाद मेरी कोई पत्नी बन जाती है, अचानक मेरा क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। वो पिक्चर देखिए दाग दी फायर, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, अब याददाश्त चली गई, मेमोरी चली गई। अब याददाश्त जब चली गई है तब क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा मेरा उसके साथ में, लेकिन मुझे पता ही नहीं वो कौन है, बहन है, बीवी है, क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो समटाइम्स ऐसे एंटीबॉडी भी क्या होती है, एंटीबॉडी को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके के एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहे हैं। उसके याददाश्त वाले होंगे, उसको पता होगा इस तरीके के पहले एंटीजन आ चुके हैं, तो उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। नहीं पता होंगे तो नहीं करना शुरू करेगा, पड़ा रहेगा ऐसे ही, बोलेगा जाओ मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो इसके काम आ ही नहीं सकता। ऐसा कुछ होता है इसमें, राइट। आगे बढ़ते हैं। शरीर के किसी बीमारी से उबरने के बाद विकसित होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है। तो जैसे कोई बीमारी हो गई, जैसे कुछ लोग कोविड में अपने आप ठीक हो गए, इसका मतलब है उनके अंदर उससे लड़ने की क्षमता उनके अंदर बन गई, और उनके अंदर आपका प्रतिरक्षा आ गई। किस तरह की प्रतिरक्षा आ गई, सक्रिय या फिर आपका निष्क्रिय। तो जब कभी किसी बीमारी से लड़ने के बाद कोई प्रतिरक्षा आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो वो कैसी प्रतिरक्षा कहलाई जाएगी, उसको बोलेंगे अपन लोग सक्रिय निष्क्रिय।
ये तो एक्टिव इम्यूनिटी होगी ना भाई, ये तो एक्टिव हो गई भाई, एकदम बीमारी लगी, बीमारी से उसने क्या किया, अपने आप को बचाया। तो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? विषाणु यानी कि वायरस से नहीं होता है। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होगा? यहां पे लिख देता हूं ए ऑप्शन, ये पोलियो है, और बी जो है आपका कौन सा हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस है, राइट। तो ये हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, चलो, इनमें से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो देखो यार, सिंपल सिंपल बात है आप लोगों को कि जो एड्स है ये आपका कैसे हो जाएगा, वायरस से होता है। ठीक है। प्लेग यहाँ पे वायरस से नहीं होगा, प्लेग जो है किससे फैलता है, ये बैक्टीरिया से फैलता है। और चूहे इसका क्या करते हैं, चूहे यानी कि जो रैट्स होते हैं, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के कारण फैलने वाले रोगों का समूह है? तो मच्छरों से देखो यहाँ पर फैलेगा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो चिकनगुनिया फैलता है, डेंगू फैलता है, और मलेरिया फैलता है। मलेरिया फैलता है किससे, प्लाज्मोडियम से, राइट। ये फैलेगा किससे, प्लाज्मोडियम से फैलेगा। और मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो इसको लेके जाएगा, मादा एनाफिलिस मच्छर इसको फैलाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो चिकनगुनिया और जो डेंगू दे रखे हैं, यहाँ पर मच्छर है एडीज, एडीज मच्छर फैलाता है, और ये वायरस से होता है। ये किससे होता है, वायरस से होता है, ये वायरस से होता है। तो दो यहाँ पे वायरस हो जाएंगे जिनको एडीज मच्छर फैलाता है, और एक आपका प्लाज्मोडियम से हो जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मलेरिया। अगला, कौन सा जीवाणु टिटनिस का कारण बनता है? कोलोस्ट्रीडियम टिटनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, एशेरिकिया कोलाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोलोस्ट्रीडियम टिटनी होगा, इससे फैलती है क्या, टिटनिस। और क्या है ये, जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। भारत में पहला टीका किस वर्ष और किस बीमारी के लिए लगाया गया था? तो भारत में जो पहला टीका है वो किस वर्ष और किस बीमारी के लिए लगाया गया था? डिप्थीरिया 1903, बुखार 1805, चेचक 1802, खसरा 1806। तो भारत में पहला टीका किस वर्ष और किस बीमारी के लिए लगाया गया था? चलो, बहुत ही आसान सवाल है। बताएं। 1802 आंसर दिया यहां पर किसने? चेचक 1802। वेरी गुड। कल वीडियो का पेपर किस किस का है? मेरा है वीडियो का पेपर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेटा बी, हर्ष मलिक जी। निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? संचारी मतलब होता है जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो फैलती है, कम्युनिकेबल। टाइफाइड, मधुमेह, रतौंधी, कैंसर। डायबिटीज नहीं होती है संचारी रोग, रतौंधी भी नहीं होती है, कैंसर भी नहीं होता है, बट जो टाइफाइड है वो हो जाएगा आपका कौन सा संचारी रोग हो जाएगा, टाइफाइड। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सवाल यहां से अगला आता है बेटा कि एएनएम काउंसलर की भूमिका क्या हो जाएगी? व्हाट इज द भूमिका ऑफ द एएनएम काउंसलर? एएनएम काउंसलर की भूमिका यहां पर क्या हो जाएगी? चलो, गर्भावस्था के दौरान सामान्य देखभाल करना, गर्भावस्था में खतरों के संकेतों के बारे में जानकारी करना है, सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन योजना के लिए जन्म की तैयारी करना है, या फिर ये सभी? इनमें से क्या हो जाएगा आपका एएनएम की काउंसलर की भूमिका? तो देखो, एएनएम काउंसलर की भूमिका क्या हो जाएगी, ये सारे काम हो जाएंगे। सामान्य देखभाल, जो बेसिक देखभाल है वो कर सकती है। जो खतरे के संकेत अगर उसको मिलते हैं उनकी जानकारी दे सकती है, उसको पता होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा होगा। और सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन योजना के लिए जन्म की तैयारी भी कर सकती है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑल। ऑल इज द राइट आंसर। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है बेटा से कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मुख्य उद्देश्य ऑफ द परामर्श? परामर्श यानी किसी को आप एडवाइस करते हो, एडवाइस देते हो, एडवाइस का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, एडवाइस देने से पहले एक चीज ध्यान रखना, चीज एडवाइस देने से पहले ये पता कर लेना कि सामने वाला क्या हो जाएगा। कमेंट देख रहा हूँ, टाइम नहीं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ। कंचन यादव जी,
तो यहाँ पर परामर्श का मुख्य उद्देश्य तो क्या हो जाएगा, परामर्श देने से पहले ये जान लेना चाहिए कि सामने वाला आपके परामर्श को कैसे लेगा। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जब परामर्श को क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ भी आप अच्छी सलाह दो वो उसको बुरा ही मानेंगे, कुछ भी बोल लो, और जैसा बोलोगे उसका उल्टा ही करेंगे। ठीक है, और कुछ लड़कियों में सिम्टम में ज़्यादा पाया जाता है। पहला जाएगा रोगी को विशिष्ट स्थिति की दृष्टि से बढ़ाने में मदद करना, रोगी की स्थितियों से निपटने में उचित क्षमता की खोज करना, जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देना, या इसमें क्या हो जाएगा आपका सभी। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इज दी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, टेस्ट भी लीजिए, टेस्ट भी ले लेंगे, टेस्ट ही चल रहा है, आंसर दीजिए फटाफट। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। तो वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। अभिप्रेरणा, मार्गदर्शन, परामर्श, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभिप्रेरणा, परामर्श, मार्गदर्शन, इनमें से कोई नहीं। स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, उसको बोलेंगे अभिप्रेरणा, खुद से प्राप्त की गई प्रेरणा। अभिलाषा जैसे होती है, अभिलाषा, अभिनव होता है, अभिप्रेरणा होती है, अभिव्यक्ति होती है, ये सब क्या होता है, खुद से होती है। राइट। भाषा के पर्यावरण के सिद्धांत को कौन सा तत्व यहाँ पर नहीं है। पहला यहाँ पर ए हो जाएगा इधर, मेमोरी, बी हो जाएगा साहचर्य, भाषा के पर्यावरण सिद्धांत का कौन सा तत्व नहीं है, अनुकरण, सबलीकरण, साहचर्य, या फिर आपका मेमोरी। तो यहां से हो जाएगा बेटा कौन सा, भाषा। देखो यहाँ पर अनुकरण करना होता है, तत्व नहीं, पर्यावरण का सिद्धांत अनुकरण हो गया, साहचर्य हो गया, और इसके साथ में क्या हो जाएगा आपका सब, कौन सा जाएगा बताइए। चलो, ये मेमोरी भी हो जाएगा इसमें, और इधर आपका क्या हो जाएगा, शोषण का दो आंसर लापता है। कौन सा दो आंसर लापता है, सब कुछ दिख रहा है, देखो एक बार ध्यान से। कंचन, यहाँ पर जाएगा सबलीकरण हो जाएगा, ये इसका तत्व यहाँ पर नहीं होगा। राइट। आपकी कक्षा की एक लड़की खेलकूद में रुचि रखती है और खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे। तो आपकी कक्षा की एक लड़की खेलकूद में रुचि रखती है और खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे। पहला, लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है, ये तो फिर रूढ़िवादी सोच हो गई, ऐसा कोई परामर्श तो नहीं देंगे भाई, क्यों ही देंगे ऐसा परामर्श, घटिया परामर्श है ये। उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति है तो कठोर परिश्रम करना चाहिए, और लड़कियों खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वह शारीरिक नहीं, ऐसा नहीं। तो इसे सी वाला सलाह देंगे उसे कि भाई कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो, और उसके बाद क्या करो, आप अपने लक्ष्य को पाओ। राइट। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 1863, 1965, 1969, 1980। कौन से ईयर में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। युद्ध में घायल लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए इसको की गई थी रेड क्रॉस की स्थापना, 1863, 1965, 1969 या 1980। रेड क्रॉस बताएं। रेड क्रॉस की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी, 1863 आंसर दिया है प्रीति यादव जी ने, और 1863 मेहमा ने आंसर दिया, अर्श ने भी 1863 दिया है, तो 1863 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर किस जगह पर है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, या फिर नैरोबी। जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, या फिर नैरोबी, इनमें से यूएनडीपी का मुख्यालय किस जगह पर पड़ेगा। जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, नैरोबी।
लगाएं जल्दी से फटाक से। तो इसको बोलेंगे अपन लोग न्यूयॉर्क। आंसर दिया आपने, अच्छी बात है। इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका अगस्त, जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा, डोंट वरी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बाल कल्याण परिषद का लक्ष्य है? तो भारतीय जो बाल कल्याण परिषद बनाई गई है, इस भारतीय बाल कल्याण परिषद का लक्ष्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। दूसरा, बच्चों की हनन और शोषण के खिलाफ रक्षा करना। तीसरा, वैज्ञानिक स्तर पर बच्चों की देखभाल और विकास की शिक्षा का प्रसार करना। चौथा, ये सभी। इनमें से कौन भारतीय बाल कल्याण परिषद का लक्ष्य हो जाएगा? चलो बताओ। तो आप देखें, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की हनन और शोषण के खिलाफ रक्षा करना, ये भी हो जाएगा। वैज्ञानिक स्तर पर बच्चों की देखभाल और विकास की शिक्षा का प्रसार करना, ये भी हो जाएगा। तो ये सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन? किस जगह पर आपका यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित होगा? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन? राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? यूनिसेफ का मुख्यालय किस जगह पे पड़ेगा? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन? तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसका भी न्यूयॉर्क हो जाएगा। राइट, ठीक है, तुमको शादी के पीछे भागते रहना है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1949, 1978, 1950 या फिर 2005? चलिए, 1949, 1949। ओके, कब हुआ था आपका फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना? 1949। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईसीडीएस किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? आईसीडीएस किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना? किस योजना में आपका पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था आईसीडीएस? लगाएं। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना, वेरी गुड। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जाएगी, इसमें आपका आईसीडीएस को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और गरीबी हटाओ का जो 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 नारा लिया गया था गरीबी हटाने का, तो गरीबी को हटाने का भी नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही लिया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1975। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। आईसीडीएस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? 10 से 20 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए सेवाएं, 11 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए सेवाएं, 20 से 30 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए सेवाएं और 6 से 10 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए सेवाएं। इनमें से कौन सी आपके एज ग्रुप के लिए जो आपका जो सेवाएं हैं वो उठाई गई हैं सरकार के द्वारा? राइट, बताएं। चलिए, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपको कौन सा? 11 से 18, 10 से 20, 20 से 30 या फिर आपको हो जाएगा 6 से 10। तो जो एक बेसिक जो एज होती है किसी भी वुमेन के लिए, जो उनके डेवलपमेंट की एज होती है, विकास की एज होती है, वो होती है आपकी 11 से 18। 11 से 18, तो आंसर हो जाएगा 11 से 18, बी इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आईसीडीएस का कार्यक्षेत्र क्या नहीं है? नवजात शिशु, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, वृद्ध महिलाएं,
या गर्भवती महिलाएं। तो बच्चों और महिलाओं की क्या करता है, आईसीडीएस के कार्यक्षेत्र में आता है। और महिलाएं वैसी जो फर्टाइल हो, तो नवजात शिशु यहाँ पर आएगा। स्तनपान कराने वाली महिलाएं आएंगी, वृद्ध महिलाएं यहाँ पर नहीं आएंगी। और डी हो जाएगा आपका गर्भवती महिलाएं। तो ये जो कार्यक्षेत्र में नहीं हो जाएगा वो आपका वृद्ध महिला यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष पोषण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? विशेष पोषण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1970, 1999, 2005 या 1965? विशेष पोषण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? चलिए, 500 जाएगा इसका 1970, 1970। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कौन सा विभाग कार्यरत है? बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कौन सा विभाग कार्यरत है? बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कौन सा विभाग कार्यरत है? बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर में हो जाएगा बेटा आपका जो बच्चों के सर्वांगीण सर्वांगीण विकास से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ से आता है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, यानी कि रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 बताना आप लोगों को कौन सा कथन गलत हो जाएगा। पहला, पूरक खाद्य पदार्थों का बहुत जल्दी परिचय एलर्जी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। दूसरा, पूरक खाद्य पदार्थों के विलंबित परिचय से विकास लड़खड़ाने का कारण बन सकता है। तीसरा, 2 वर्ष या उससे अधिक की आयु तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। चौथा, 2 साल से कम उम्र के शिशुओं के लिए कम वसा और उच्च फाइबर आहार उपयुक्त होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? बताइए। 2 वर्ष या उससे अधिक आयु तक स्तनपान जारी रखना चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 साल 6 महीने के बाद स्तनपान नहीं जारी रखना चाहिए। राइट, 2 वर्ष या उससे अधिक आयु तक स्तनपान जारी कैसे रखेंगे? तो इसका सी हो जाएगा। राइट, 6 महीने तक होता है, ये 6 मंथ तक होता है, ये 2 साल तक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये 6 मंथ तक होगा, 2 साल तक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन शिशुओं के लिए पूरक भोजन के रूप में देना सुरक्षित है? तो जो पूरक भोजन होता है यानी कंप्लीट फूड होता है, इसमें से शहद, नट्स, उबले अंडे। तो शिशुओं को इनमें से कौन सा पूरक भोजन के रूप में देना सुरक्षित होता है? नट्स, शहद, नरम उबले अंडे, और इनमें से कोई नहीं। आज प्रिया जी नहीं दिख रही हैं, प्रिया जी कहाँ चली गई? प्रिया 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 ने क्लास नहीं किया। कहाँ है प्रिया? प्रिया जी, विनीता जी, ये सब गायब है यार, कितनी गलत बात है ये। कौन सा भोजन शिशुओं के लिए पूरक भोजन के रूप में देना सुरक्षित है? नट्स, वो मैं हटा दूंगा बेटा, उधर ऑप्शन लिख दूंगा बेटा। रमन कुमार जी, मैं फोटो गायब कर देता हूँ अपनी, बताओ। सिर्फ मेरी आवाज़ से पढ़ो तुम लोग, कल से फोटो हटा दूंगा मैं। तो इस वजह का इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं है। आप उसको क्या दोगे? हल्का फुल्का पका खाना दोगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं दोगे इनमें से। राइट, ना शहद ना नट्स। नट्स कहाँ से चबा लेगा बच्चे? शहद भी नहीं, ना उबले अंडे भी नहीं। राइट, ठीक है। यहाँ पर सवाल आ रहा है कि एक महिला को औसतन कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, पुरुष से कम। पुरुषों के बराबर।
पुरुषों से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। हाँ, नरम दलिया और खिचड़ी खिलानी चाहिए, ठीक है। एक महिला को औसतन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पुरुषों से कम, पुरुषों के बराबर, पुरुषों से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। पुरुषों से ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, पुरुषों से कम चाहिए होती है भाई, क्योंकि आपका जो कैलोरी होती है वो कहीं ना कहीं हाइट पे और वेट पे डिसाइड होती है, और पुरुषों का जो शरीर होता है महिलाओं की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा, पुरुषों से कम चाहिए होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विंगिंग और पर्जिंग की पहचान किस खाने के विकार के रूप में की जाती है? तो विंगिंग और पर्जिंग, चलिए। विंगिंग और पर्जिंग की पहचान किस खाने के विकार के रूप में की जाती है? एनरोक्सिया नर्वोसा, विंग विकार भोजन, बुलिमिया नर्वोसा, या फिर फाइट डाइट? इनमें से क्या राइट आंसर होगा, जरा बताएं। किस खाने के विकार के रूप में की जाएगी, विंगिंग और पर्जिंग? तो इसको बोलेंगे अपन बुलिमिया नर्वोसा। क्या हो जाएगा, बुलिमिया नर्वोसा। तो बी आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट होगा बुलिमिया नर्वोसा। पल्लवी यहाँ पर ए दे रही हैं, साक्षी जी यहाँ पर दे रही हैं ए, और बहुत सारे इमोजीज आ रहे हैं भर भर के। ओके, इसको एनरोक्सिया नर्वोसा बोलेंगे या बुलिमिया नर्वोसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से बुलिमिया नर्वोसा होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग। दिनेश, महाकाल और शिवानी ये सब आंसर यहाँ पे बी दे रहे हैं, ठीक है। साधना भी। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक आहार में अधिक मात्रा में होने के कारण उच्च रक्तचाप का कारण बनता है? तो निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक आहार में अधिक मात्रा में होने के कारण उच्च रक्तचाप का कारण बनता है? आयरन, प्रोटीन, सोडियम, या फिर आपका कैल्शियम? उच्च रक्तचाप का कारण यहाँ पर बनता है आयरन, प्रोटीन, सोडियम, या फिर कैल्शियम। चलो, उच्च रक्तचाप आपका जब नमक खाएंगे आप, ज़्यादातर नमक यानी कि जब सोडियम लेंगे, तो सोडियम खाने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं वो ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, ज़्यादा उनका जो बीपी है वो हाई रहता है। तो सी आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर। शरीर के लिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का आवश्यक अनुपात क्या है? ये सवाल तो कई बार आ चुका आप लोगों के सामने, तो इसको यहाँ पर एक कट करके आंसर करेक्ट कर लीजिए इसका। 3:1:1। ये आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, 85 वाला सवाल इसको छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। 85 सवाल ये कहता है कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म संतुलित आहार का कौन सा घटक किसी घटना से पहले ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है? और चलिए बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ इधर साइड में। ए हो जाएगा प्रोटीन, ये प्रोटीन हो जाएगा, और सी हो जाएगा आपका कौन सा यहाँ पर, विटामिन। ये दो है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ए प्रोटीन। तो संतुलित आहार का कौन सा एक घटक हो जाएगा जो किसी घटना से पहले ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है? चलो, तो यहाँ पर किससे आपको ऊर्जा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से? 85 का बी दिया आप लोगों ने, तो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कार्बोहाइड्रेट से बेसिक हम लोग एनर्जी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आलू, चावल, मक्का, गेहूँ, रोटी, ये सब क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होती है इनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। सवाल आता है कि विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आज 30 लाइव हो गए यार, बढ़िया बात है। एग्जाम होगा बेटा विनीता जी अगस्त के पहले हफ्ते में या फिर जुलाई के आखिरी हफ्ते में। कुछ दिनों में आपकी खबर आ जाएगी, आपके पास मुख्य सेविका की शॉर्ट लिस्टिंग की खबर आ जाएगी। तो विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत हो जाएगा? पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक एक जैविक गैर प्रोटीन पदार्थ हो जाएगा। एक जीव द्वारा सामान्य चयापचय क्रिया के लिए आवश्यक होता है, जो हमें मजबूत रखने में मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। तो विटामिन कभी भी याद रखेंगे कि ना तो मांसपेशियां बनाता है, ना ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा मांसपेशियां कहाँ बनाएगा, ये मांसपेशियां थोड़ी ना बनाता है। मांसपेशियां तो प्रोटीन बनाएगा। तो जब प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन से मांसपेशियां बनेंगी। किससे बनेंगी? प्रोटीन से मांसपेशियां बनेंगी।
यही यही टाइम कर दें क्लास का 2 बजे, बताइए क्लास का टाइम 2 बजे ही करते हैं, बताओ क्या कहते हो जनता? 2 बजे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, मुझे तो 2 बजे मुझे लगता है कि सारे बच्चे फ्री होते हैं क्या? अगर 2 बजे सूटेबल हो 2 बजे ही कर दें क्लास के टाइम, बताओ। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से आती है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो कहाँ से आती है। कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, या फिर ग्लूकोज से। चलो, सबसे अधिक ऊर्जा आपकी कहाँ से आती है? तो यहाँ पे हो जाएगा सब बेटा मॉर्निंग नहीं हो पाएगा, मॉर्निंग में तो मुश्किल होता है। 2 PM ही कर दें, मुझे लग रहा है 2 PM करनी पड़ेगी। 2 बजे सब फ्री हैं यहाँ पर, 2 बजे कोई क्लास ले भी नहीं रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2 बजे ही कर देता हूँ। बताओ क्या कहते हो आप लोग? 2 बजे कर दी जाए? आज मैं पोल डालूंगा, वोटिंग करूंगा, बता दीजिए कितने बजे कर दें। तो देखो फैट में क्या होती है, दुगनी होती है। तो फैट में जो होती है दोगुनी होती है, दोगुनी किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना आपको एनर्जी मिलती है फैट से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसको छोड़कर सभी बसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे? तो बसा में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है यहाँ से, और ए आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, और जो सी आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो आपको पता हो जाएगा कि जो विटामिन बी और जो सी होते हैं ये बसा में घुलनशील नहीं होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन B12 जो होता है ये आपका बसा में घुलनशील आपका विटामिन नहीं होगा, ये पानी में घुलनशील है। आज के वीडियो के पेपर में भी यही आया। 5 बजे मेरी क्लास होती है, 5 बजे नहीं ले पाऊंगा। सर 11 बजे तक सोए रहते हैं क्या? नहीं, मैं क्यों सोऊंगा, मैं तो उठ जाता हूँ। आप लोग आते नहीं हो, आज मैं ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं मुझे 2 बजे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तक तो 33 तो कभी आया नहीं, आज पहली बार 33 आए इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग बताइए सारे लोग। थायमिन की कमी से क्या होता है? थायमिन की कमी से, थायमिन आपका विटामिन जो B1 हो जाएगी, इस विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाएगा थायमिन? पहले इस सवाल का जवाब दे लीजिए आप लोग, उसके बाद बताता हूँ। आपसे पूछता हूँ मैं, सब लोग एक बार आंसर करेंगे जो पूछने जा रहा हूँ। 11 बजे तक बेटा मैं 2 बजे तक सोता हूँ। तो थायमिन कमी से क्या होता है? कार्डियक वेरिबरी होती है, इन्फेंटाइल वेरिबरी होती है, पेरिफेरल न्यूरिटिस होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर आंसर हो जाएगा बेटा आपका यहाँ से कौन सा, जरा बताए। थायमिन विटामिन B1 की कमी से कौन सी आपकी बेरीबेरी नाम की बीमारी होती है, कौन सी होती है? तो ए आंसर दिया आप लोगों ने, आप उसको बोलेंगे कार्डियक वेरीबेरी। अब मैं आप लोगों से एक बेसिक सवाल पूछूंगा, आप लोग कमेंट में सिर्फ अपना टाइम लिखिएगा। जो 12 बजे चल रही थी सिर्फ 12 बजे या 2 बजे? जो लोग 12 बजे के फेवर में है वो 12 बजे कमेंट करेंगे एक बार, जो लोग 2 बजे के फेवर में है वो 2 बजे कमेंट करेंगे। मैं कमेंट देख रहा हूँ बस। जो 12 बजे के फेवर में 12 बजे कमेंट कर दीजिए, जो 2 बजे के फेवर में वो 2 बजे कमेंट कर दीजिए। चलो भाई, थायमिन की कमी से क्या होता है? देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। 38 लाइव है, वेरी गुड। 38 हो गया आज भाई, मुबारक हो। शीतल त्रिपाठी 2 PM, अर्श मलिक 2 PM, कमलेश 2 बजे, गेमर 2 बजे, मोटिवेशन फैक्ट 2 बजे, महाकाल 2 बजे, बबता जी 12 बजे, खुशबू जी 2 बजे, संजना 2 बजे, दिनेश 2 बजे, प्रिया 2 बजे, संजू जी 2 बजे, पल्लवी 2 बजे, संजना 2 बजे, मुस्कान 2 बजे, साधना 2 बजे। 2 बच्चों को छोड़कर सारे जो हैं 2 PM वाले हैं। तो ये हो गई मेजोरिटी, अपनी टाइम मिल गया। अब खा पी के आराम से तुम लोग 2 बजे बैठ के क्लास करो। ठीक है, 41 लाइव हो गए आज, और मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला 2 बजे का, तो इसीलिए इस टाइम को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्लासेस टाइम हो जाएगा बेटा। पूजा राजवंशी भी आ गई है इतने दिनों के बाद, 2 बजे। ठीक है, तो 2 PM महिमा जी 2 बजे बता रही हैं, और सीमा जी के अलावा सब 2 बजे बता रहे हैं, सीमा संजू के अलावा। बबता जी 12 बजे। चलिए 90% जनता जो है 2 बजे बोल रही है। तो टाइमिंग अब आज से चलती है। घटना चक्र कराते हैं, घटना चक्र करा देते हैं, कल से मैं घटना चक्र आपको करा देता हूँ, डोंट वरी। तो घटना चक्र में आपको क्लास कल से सॉल्व करा देता हूँ यहाँ पे किताब लगा के। तो घटना चक्र में आपको कल से सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। पूरी किताब घटना चक्र सॉल्व करवा देता हूँ। आज मैं उसको परचेज कर लेता हूँ और पूरी घटना चक्र किताब वहाँ पर लगवा देता हूँ। अच्छा रहेगा ये भी, ठीक है। कंचन 2 बजे रात की आएंगी, ठीक है बेटा, 2 बजे रात आइएगा, 2 बजे पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा या फिर रेशेदार। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग हो जाएगा। और सेशन को शेयर करो यार, तुम लोग लाइव वाइव बढ़ाओ थोड़े से यार। अब टाइमिंग 2 बजे हो गई, 2 बजे तो मैं ले लूँगा टाइमिंग। चलो ठीक है। चक्षु घटना चक्र 2 किताबें मेरे पास आई हैं, तो कल से मैं घटना चक्र शुरू करूँगा और घटना चक्र कराने के बाद मैं इसके बाद चक्षु करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जो जो किताब बताओ वो करवा देता हूँ सारे। आखिरी सवाल है आज का ये। तो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग हो जाएगा, इसको फाइबर बोलते हैं, यानी कि रेशेदार। तो जो रेशेदार होता है आपका फाइबर होता है, पचता नहीं है, ये डाइजेस्ट आपका नहीं होता है, फाइबर। ठीक है, चलिए काफ़ी मज़ा आया आप लोगों की क्लास में। 10 सवाल आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ये कर लीजिएगा, गर्भावस्था से रिलेटेड है ये। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आपका टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे क्लास हमारी चलती है शाम को 5 बजे। तो 5 बजे जो लोग जीके जीएस क्लास करना चाहते हैं वो 5 PM पे मिले आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक यूपी पर। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो इस चैनल का जो टेलीग्राम है वो है GSP DPS, यहाँ पे क्लास की PDF मिल जाएगी आप लोगों को। और सब्सक्राइब करें चैनल को यार, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें यार। ठीक है, और हाँ, गोरिल्ला कंप्लीट हो गया पूरा बेटा, गेमर गोरिल्ला कंप्लीट हो गया है। और अच्छे से आप लोग तैयारी करो, मेहनत करो। और 2 बजे क्लास की टाइमिंग में कर दे रहा हूँ, क्लास चलेगी आपके कितने बजे, 2 बजे, 2 से 3। ठीक है, डेली मिनिमम आपके 50 सवाल रहेंगे, क्योंकि आप लोग 40 लोग लाइव आ गए हो, तो अब मैं आप लोगों को 50 सवाल ही दूंगा। यूथ भी करा दीजिए, तो चलो मैं यूथ करा देता हूँ। ठीक है, क्लियर। और ठीक है, तो इसके साथ आप लोग बाकी लोग आपस में एक दूसरे को ऐड कर लीजिए ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका स्टडी के लिए, डिस्कशन के लिए। कल से 2 बजे आना है, तो 2 बजे मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।